गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम आपका क्लैट 2026 के लिए जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का जो सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपने ये एग्ज़ाम लिखा, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बोला लीगल बहुत अच्छा हुआ, जीके करंट अफेयर बहुत अच्छा हुआ, क्वांटिटेटिव भी कर लिया क्योंकि सब कुछ प्रेडिक्टेबल था, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है, ऑल्दो हमें इसका आइडिया बहुत अच्छे से था कि क्योंकि जो लास्ट ईयर हमारा एग्जाम हुआ था वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले थे, राइट। और इस बार का भी अगर आप पेपर देखोगे तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सैम्पल पेपर आया था। तो हमें पहले से ही ये उम्मीद थी कि यार अगर पेपर इस बार ऐसा हो सकता है कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो जो बच्चे अब क्लैट एग्जाम को लिखने वाले हैं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब आपके लिए जो क्लैट एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंस है, जितनी इंपॉर्टेंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग को देनी है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको एनालिटिकल रीजनिंग को देनी है। तो जो बच्चे दोनों तैयार करके गए थे उनके लिए बिल्कुल भी ये पेपर अनप्रेडिक्टेबल नहीं था, राइट। अब जैसे हम इस पैसेज की बात करें, जिससे हम इस एग्जाम की बात करें, अभी तक के पहले के जितने भी एग्जाम हुए क्लैट में वो सभी मोस्टली आपके क्रिटिकल रीजनिंग पैसेज बेस्ड होते थे। लेकिन इस बार ये पैटर्न पूरा चेंज हो गया, जहां पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग से केवल एक पैसेज देखने को मिला और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एनालिटिकल रीजनिंग से देखने को मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्लैट 2026 ये आपको पहला पैसेज है जो आपको दिया गया। इट इज गिवन इन अ पैसेज फॉर्मेट, लेकिन ये पैसेज वाला क्वेश्चन नहीं है, राइट। जैसे हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इट इज इन अ लैंग्वेज लैबोरेटरी students were given an interesting puzzle involving the word electrocardiograph, and the teacher explained that such exercise not only test logical skills but also sharpen attention to the detail. According to the challenge, the word has to undergo a series of transformations. First, the class was asked to take the first half of the letters and reverse their order and make the arrangement of the letters, which is quite different from the original, right? अब देखो, ये लैंग्वेज अगर आप समझ पाए तो क्वेश्चन आपका टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, ऑल्दो कोडिंग डिकोडिंग में हम वही दिखते हैं ना कि प्लेस वैल्यूज लिख लिया, आंसर निकाल लिया, लेकिन ये कोडिंग ही है, लेकिन अलग तरीके की कोडिंग है। आपको क्या करना है, कुछ दिमाग में लेके नहीं जाना यार ये याद कर लिया वो याद कर लिया, आपको जो दे रखा है ना उसको फॉलो करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यही अल्फाबेट, आप ये पूरा वर्ड हमने क्या किया, नोट कर दिया। ELECTRO, ELECTROCARDIOGRAPH, राइट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये आपको दे रखा है। टीचर एक्सप्लेन दैट सच एक्सरसाइजेस नॉट ओनली टेस्ट your logical skills but also sharpen attention to detail. According to the challenge, the word has to undergo a series of transformation. अब इसमें क्या है, यहाँ पे दे रखा है वर्ड्स में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। पहला चेंज क्या है, पहला चेंज आपको दे रखा है, the class was asked to take the first half of the letters and reverse their order. पहले हाफ, अब पहले हाफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू काउंट कितने सारे यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। तो जब आप एक बार काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल अगर आप काउंट करोगे ना तो आपके टोटल कितने अल्फाबेट यहाँ पे आ जाते हैं, 18। टोटल आपके अल्फाबेट 18 आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करूं, मतलब 9 पार्ट्स पहले हाफ में आएंगे, 9 पार्ट्स सेकेंड हाफ में आएंगे, तो ये काम करना कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं था, बहुत नॉर्मल से ऑपरेशंस दे रखे जिनको हमें करना था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये 9, ये फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकेंड हाफ हो गया। तो पहला स्टेप आपको क्या दे रखा, टेक दी फर्स्ट हाफ एंड लेटर एंड रिवर्स देयर ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ को लेके हमें रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से नोट कर दूंगा, ACORTCELE, ठीक है। ये मैंने पहले हाफ को लिया और इसको रिवर्स कर दिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट द स्टूडेंट वर टोल्ड टू आइडेंटिफाई द लास्ट बट वन लेटर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। अब ध्यान से समझना, लास्ट बट वन, लास्ट होता तो डायरेक्ट लास्ट होता, बट वन मतलब क्या है, लास्ट से जो आपके पहले एक लेटर आता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी, आपने लास्ट भी लिया होगा तो भी आपके मोस्टली जो आंसर है वो करेक्ट आएंगे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हमें बस तरीका समझना है। क्या दे रखा है, नेक्स्ट द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू आइडेंटिफाई द लास्ट बट वन लेटर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड एंड प्लेस इट एट द वेरी बिगिनिंग। अब मैंने क्या किया, लास्ट बट वन मतलब ये पहला, जो लास्ट से पहला अल्फाबेट आया, दूसरा मतलब लास्ट से 1 पोजीशन पे कौन आ गया, P आ गया। तो उसको हमें कहाँ पे प्लेस करना, प्लेस इट एट द वेरी बिगिनिंग। तो मैंने P को सबसे पहले प्लेस कर दिया। अब उसके आगे क्या दे रखा है, उसके आगे इट सेज
A step that changed the opening appearance sequence completely. Finally, a finishing touch, they had to add the letter S at the end following these steps carefully. तो अब हमने क्या करा, सबसे लास्ट में हमने S को रख दिया यहाँ पे सबसे लास्ट में. तो अब देखो पहले तो हमने यहाँ से रिवर्स करा, फिर यहाँ से P उठा के यहाँ रख दिया. अब आगे के जो अल्फाबेट है उनको ऐसे ही नोट करना, RDIOGR A. अब P को यहाँ से उठा के आगे ले गए थे, H आया था, S को हमने लास्ट में रख दिया. ये हमारा वर्ड बन गया. अगर आपने इतना काम कर लिया, यू 95% ऑफ द वर्क डन टिल हियर ओनली. आपका 95% काम हो चुका है. अब देखो हमें क्या करना है. पहले तो दे रखा कौन सा लेटर इसमें सबसे बीच में आएगा. तो सबसे पहले देखो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. अब 19 है आपके लेटर्स. तो 19 का मतलब क्या हो गया कि आपके 9 एक साइड हो जाएंगे लेटर, 9 एक साइड हो जाएंगे. जो 10th लेटर होगा क्या वही बीच वाला लेटर होगा. तो बस हमें वो निकालना था. अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, यहां तक ये 9 हो गए, यहां तक ये 9 हो गए. तो सबसे बीच में कौन आ जाएगा, सबसे बीच में यहां पर ई आ जाएगा. ठीक है, अगर आप पी वाला कंफ्यूजन भी रखते, पी की जगह एच यहां पे रखते और एस यहां पे रखते, तब भी आंसर आपका ई आना था. तो थोड़ी बहुत गलती के साथ भी आप आंसर निकाल पाते. तो अगर हमने मान लिया यहाँ पे पहले का आंसर क्या आ गया, ई आ गया. उसके बाद दे रखा है हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल लेटर. मिडल लेटर क्या है, यहाँ पे ई है. इससे पहले कितने वॉवेल आते हैं तो हम उसको मैन्युअली काउंट कर सकते हैं भाई, कितने वॉवेल आते हैं. तो जब मैंने देखा यहाँ पे यार ओ ए आ जाता है, ओ आ जाता है, ई आ जाता है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग गया यार इसके लेफ्ट में 3 वॉवेल आते हैं. मिडल लेटर के लेफ्ट में कितने वॉवेल आ गए, 3 वॉवेल आ गए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. उसके बाद दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग वॉवेल विल बी एडजॉइनिंग ईच अदर. कौन से वॉवेल हैं जो एक साथ आते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पे ओ आता है लेकिन एडजॉइनिंग वॉवेल यहाँ पे कोई भी नहीं है. लेकिन अगर ध्यान से देखो 2 एडजॉइनिंग वॉवेल कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं. तो आईओ क्या हो जाएगा, आईओ यहाँ पे हो जाएगा कि 2 वॉवेल जो एक साथ आते हैं. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा विच वॉवेल विल बी हैविंग कॉन्सोनेंट टू द लेफ्ट बट वॉवेल टू द राइट ऑफ इट. एक ऐसा वॉवेल जिसके लेफ्ट में तो क्या है, वॉवेल आए, लेकिन उसके राइट में कॉन्सोनेंट आए. एक ऐसा वॉवेल जिसके लेफ्ट में क्या है, जिसके लेफ्ट में वॉवेल आए और जिसके राइट में नहीं, जिसके राइट लेफ्ट में क्या दे रखा है, विच वॉवेल विल हैव कॉन्सोनेंट टू द लेफ्ट बट वॉवेल टू द राइट. ठीक है, अब ध्यान से समझना. एक ऐसा वॉवेल जिसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट आए, राइट में वॉवेल आए. ध्यान से देखो क्या ये यही होगा. आई के ये एक वॉवेल जिसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट आया, जिसके राइट में क्या है, जिसके राइट में वॉवेल आया. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई हो जाएगा. अब सोचिए अगर आप इस चीज को टफ मानते हैं, हो सकता है लैंग्वेज में कुछ चीजें हो सकती थी, पी का एच, एच का एस हो सकता था, तो प्रीफिक्स सफिक्स थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था. लेकिन आप ये नहीं कर सकते यार ये तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सा आ गया. अब इसके बाद दे रखा नेम द लेटर्स सैंडविच बिटवीन द 2 वॉवेल. 2 वॉवेल के बीच में सैंडविच कहाँ पर बना हुआ है. अब ध्यान से देखो 2 वॉवेल के बीच में सैंडविच वो कहाँ पर आता है. अब अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे ए है, ओ है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, हमें तो 2 चाहिए. यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ये भी नहीं चलेगा. यहाँ पे देखो ध्यान से ये ई है और ये आई है, इनके बीच में तो सैंडविच, अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कौन आ जाते हैं, आर एंड डी आ जाते हैं ना. तो नेम द लेटर दैट सैंडविच बिटवीन द 2 वॉवेल्स. 2 वॉवेल के बीच में सैंडविच कौन हो रखा है, आर और डी हो रखा है. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. विच लेटर इज प्रीफिक्स्ड टू द वर्ड आफ्टर द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड. अगर हम पहले हाफ को रिवर्स कर दें, अगर हम पहले हाफ को रिवर्स कर दें, कर दिया हमने रिवर्स. विच लेटर इज प्रीफिक्स्ड टू द वर्ड आफ्टर द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स. फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के बाद हमें यह बताना है कि फर्स्ट हाफ को जब हमने रिवर्स कर दिया तो इसमें प्रीफिक्स कौन आएगा ना. तो अगर आप ध्यान से देखो, जब मैंने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया, हाँ, और ये वाला पार्ट यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन आ जाएगा, यहाँ पे क्या प्रीफिक्स पी आ जाएगा. तो पी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सो विच लेटर इज प्रीफिक्स टू द वर्ड आफ्टर द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स. फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के बाद आपको पता लग गया कि कौन सा लेटर आएगा, हाँ, पी आ जाएगा. तो यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है क्वेश्चन नंबर 6 में. चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये पैसेज 1 हो गया. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये थोड़ा सा आपके लिए, मतलब आपको ये वकील बनाने से पहले ही वकालत करा रहे. मतलब आपको फैक्ट एंड केसेस दे रखे हैं, एक्चुअल क्राइम सीन दे रखा है, आपको उसको पढ़ना है और पूरा इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग लगाना है. मतलब आपको पूरा सीआईडी वाला दिमाग लगाना है कि कौन क्राइम कर सकता है, कौन क्राइम नहीं कर सकता. तो आपको जज की प्रैक्टिस ये अभी से करा रहे हैं. देखो क्या दिया गया. ऑन द नाइट ऑफ 12th of October, Sunbus Medallion was stolen from the highly secure display case in the City Museum. अब दे रखा है 12th of October को क्या होता है, मेडलियन क्या किया जाता है, इट इज बीइंग स्टोलन from the City Museum and the theft occurred sometimes between
the museum closing at 10 and the night guard Hemant completing his final round at 1. Right? 3 primary suspects were identified, all of whom were recently been dismissed from the museum position. अब देखो इसमें 3 लोग हैं जिन पे क्या है, जिन पे डाउट है कि यार ये लोग चोरी कर सकते हैं. तो इसमें पहला कौन आ जाता है? पहली आ जाती है अंजलि, द फार्मर क्यूरेटर, जो पहले क्यूरेटर थी उस म्यूजियम की. राइट? तो उस पर पहला डाउट जाता है. दूसरा भरत है जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो पहले वहां पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा था. और चित्रा द फॉर्मर एग्जिबिट डिजाइनर, हाँ जो एग्जिबिट डिजाइनर है वो यहाँ पे है. तो आपको एक ये दिया गया कि यार चोरी होती 10 से 1 के बीच में चोरी होती है, हाँ क्योंकि जब फाइनल राउंड हेमंत ने कंप्लीट किया तब. और 3 लोगों पे डाउट है, अंजलि जो कि फार्मर क्यूरेटर है, भारत जो कि फॉर्मर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और चित्रा जो कि फार्मर एग्जिबिट डिजाइनर है. हियर आर दी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड देयर एलिबाइज. एलिबाइज मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा. एलिबाइज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई क्राइम किया तो आप क्लेम करते हो यार मैं क्राइम के टाइम पे यहाँ नहीं था, मैं कहीं और था. ये हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा था, हाँ, जिसमें हम प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं. प्ली ऑफ एलिबाई मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस, आई वाज समवेयर एल्स. राइट? तो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूंगा, इट सेज द सिक्योरिटी सिस्टम लॉक्स सोज द डिस्प्ले केस. चलिए यहाँ पे चित्रा दी फॉर्मर एग्जिबिट ये दे रखा, 3 लोगों पे डाउट है. कौन कौन? क्यूरेटर हो गया ये. अब उसके आगे देखो कुछ फर्दर डेटा दे रखा है. दिस सिक्योरिटी सिस्टम लॉक्स shows that the display case was opened using a specific 5-digit code which only Anjali and the museum director who was out of the country knew. अब केवल जो अबे आपको ये पता लग गया कि जो डिस्प्ले केस है ना उसको 5 डिजिट कोड डाल के खोला गया, जो केवल अंजलि को पता था और म्यूजियम डायरेक्टर को पता था, जो कि आउट ऑफ इंडिया था. राइट? तो मतलब यहां से क्या पता लग गया, डाउट तो अंजलि पे जाना चाहिए क्योंकि कोड ओपन हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, ओपन हुआ है और उसको पता था. दूसरा दे रखा भरत का एलिबाई क्या है, इज दैट ही वाज एट द डिस्टेंट रिलेटिव्स बर्थडे पार्टी फ्रॉम 8 to 1:30. अब 8 से 1:30 बजे तक. थेफ्ट कब हुआ है? 10 से 1 के बीच में, और वो 8 से 1:30 बजे तक तो था ही नहीं. वो तो उसके मल्टीपल विटनेस है कि वो प्रेजेंस है उसकी इंटायर पीरियड, वो कहां पर है? बर्थडे पार्टी में, डिस्टेंट रिलेटिव के यहाँ. तीसरा आपको दिया गया चित्रा का एलिबाई इज दैट सी वाज वर्किंग लेट एट डाउनटाउन ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो. जो चित्रा है वो डाउनटाउन ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो में काम कर रही थी. एट स्टैम्पीड add stamped security camera from the studio shows her entering at 7 in the evening and exiting at 11:45. the studio is 20-minute drive from the museum. अब अगर चित्रा को हमें एस्टैब्लिश करना है यार इसने चोरी करी है, तो वो 11:45 पे तो निकलती है वहां से, 20 मिनट का रास्ता, मतलब 12:05 तक पहुंच जाएगी. मतलब ये चोरी कर सकती है. अगर थेफ्ट 12:05 से 1 के बीच में हुआ तो मतलब सस्पेक्ट कौन हो जाएगी? चित्रा सस्पेक्ट हो सकती है. अब उसके आगे दे रखा मिस्टर हेमंत द नाइट गार्ड स्टेटेड दैट चेक द मेडेलिन एट 10:30 एंड इट वाज स्टिल देयर. तो अभी दे रखा था आपका टाइमिंग 10 से 1 के बीच वाला. अब आपको क्या पता लग गया कि भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने कंफर्म किया 10:30 पे भी वही था. मतलब आपके पास टाइम फ्रेम आ गया 10:30 से 1 वाला. चलो यहाँ तक की बात समझ आ गई. फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट स्मॉल डिस्टिंक्टिव सिल्वर बटन वाज फाउंड नियर द डिस्प्ले केस. अब अंजलि को कोड पता है. अब अंजलि क्या है, एक कोट पहनती है जिसमें व्हाइट सिल्वर वो है, बटन्स है, और वो कहां पर मिलते हैं? इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द डिस्टिंक्टिव सिल्वर बटन वाज फाउंड नियर द डिस्प्ले केस. अंजलि इज नोन टू फ्रीक्वेंटली वेयर अ कोट विद द सिमिलर यूनिक सिल्वर बटन्स. द सिक्योरिटी एक्सपर्ट भरत हैड प्रीवियसली पोस्टेड दैट ही कुड remotely disable this type of magnetic lock at the same time guess was without needing the code. Through this lock suggests the code was used. अब देखो क्या दे रखा है, जो भरत है वो एक बार ऐसे बोस्टेड मतलब क्या होगा, सेखी भगाना. वो बोल रहा था कि भाई मैं ना बिना कोड के इसको खोल दूंगा, मैं इसका लॉक तोड़ दूंगा. लेकिन है क्या, ये लॉक तोड़ा नहीं गया, कोड यूज किया गया. कोड यूज किया गया मतलब अंजलि पे सस्पेक्ट जाता है. उसके पास सिल्वर बटन मिला मतलब अंजलि पे सस्पेक्ट जाता है. हाँ, अब यहाँ पे ABC, जो यहाँ पे अंजलि है, जो भरत है, और जो उसके बाद जो C चित्रा है, इन तीनों के एलिबाइज क्या है, ये सारी चीजें हमको पता लग गई. अब उसके बाद देखते हैं, ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट दैट द 5-digit कोड वाज यूज्ड टू ओपन द डिस्प्ले केस. हु इज ओनली प्लॉजिबल सस्पेक्ट एमंग द 3. अब इन तीनों में प्लॉजिबल सस्पेक्ट कौन है? अगर देखो क्या दे रखा है, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट बेस्ड ऑन ओनली ऑन द फैक्ट 5-digit कोड. 5-digit कोड को यूज किया गया. अगर हम केवल इस चीज को ध्यान में रखें तो कौन सस्पेक्ट होगा? यार 5-digit कोड तो अंजलि को पता था, अंजलि सस्पेक्ट होगी. अगर इस बेसिस पे हमें कंक्लूड करना है तो पहला आंसर. कितना टाइम लगता? बहुत ही सिंपल है, ये तो क्रिटिकल रीजनिंग से भी सिंपल हो गया. उसके बाद दे रखा है इवैल्यूएटिंग एलिबाइज एंड द टाइम कॉन्स्टेंट्स. अगर हम एलिबाइज और टाइम कॉन्स्टेंट को देखें, द थेफ्ट अकर्ड बिटवीन 10 to 1, 10 से 1 के बीच में हुआ. हाँ, बट द नाइट गार्ड सॉ द मेडेलिन एट 10:30. लेकिन मेडेलिन को जो गार्ड है वो 10:30 पर भी देखते हैं. गिवन चित्राज एलिबाई व्हाट वाज द अर्लीस्ट टाइम दैट कुड हैव रीच्ड टू द म्यूजियम. अब देखो चित्रा को दे रखा है कि शी वाज वर्किंग एट द डाउनटाउन ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो.
एंड फ्रॉम देयर सी लेफ्ट एट 11:45। उसने 11:45 पे वो जगह से वो निकलती है और 20 मिनट का रास्ता है, तो वो 12:05 पे पहुंच जाएगी। क्या सबसे अर्लीस्ट टाइम क्या होगा? 11:45 पे वो निकलती है, 20 मिनट में पहुंचती है, तो 12:05 पे वो वहां पे पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं एलिबाइस की बात करूंगा। अब उसके बाद देखो दे रखा है डिडक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। इफ द थेफ्ट वाज कमिटेड बाय भारत, अगर जो थेफ्ट है उसको कमिट किसने किया? भारत ने किया। विच एस्टैब्लिश फैक्ट मस्ट बी इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। कौन से उसको इनकरेक्ट होना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि थेफ्ट वाज कमिटेड बाय भारत? अगर भारत ने इसको कमिट किया, अब भारत का देखो एलिबाई देख लेते हैं। भारत के लिए क्या दे रखा? भारत का एलिबाई ये है कि भाई वो 10 से 1:30 बजे तक वहां था, मल्टीपल इंडिपेंडेंट विटनेस ने कंफर्म किया प्रेजेंस थ्रू आउट दिस थिंग। तो अब कौन सी चीज को गलत होना पड़ेगा कि अगर हमें एस्टैब्लिश करना है कि यार वही उसने थेफ्ट कमिट किया। द मेडलिन वाज प्रेजेंट एट 10:30, 10:30 तक था। द सिक्योरिटी लॉक्स और कोड वाज यूज्ड। द म्यूजियम क्लोज टाइमिंग इज 10। द टाइम फ्रेम ऑफ हिज एलिबाई इज 8 to 1:30। अब देखो जो टाइम फ्रेम है ना उसके एलिबाई का, ध्यान से अगर समझोगे, एलिबाई मतलब क्या है कि वो कहीं दूसरी जगह पर जा करके वो चीजें कर रहा था, तो दूसरी जगह प्रेजेंट था। तो अगर ये वाली बात गलत हो जाए, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई वो 8 से 1:30 बजे कहीं और था, अगर ये बात गलत हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा भाई वो भी हो सकता है, वो भी ऑफेंस कमिट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता अभी हम कर पा रहे हैं? क्योंकि वो कहीं डिस्टेंट रिलेटिव के यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके आगे हम देखते हैं analyzing the accessory evidence, the discovery of the silver button near the display case is the most incriminating evidence against which suspect and why। किसके अगेंस्ट ये सबसे ज्यादा इंक्रिमिनेटिंग है? भाई किसका सिल्वर बटन था? अंजलि का सिल्वर बटन था, वही वो कोट पहनती थी, वही उसके यूनिक बटन्स थे जो वहां पे मिले। तो इससे कौन सस्पेक्ट हो जाता है? अंजलि सस्पेक्ट हो जाती है। अंजलि बिकॉज सी नोन टू वेयर अ कोट विद सिमिलर बटन्स। उसके बाद दे रखा आइडेंटिफाई द लॉजिकल फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे यार एक थोड़ा सा दिमाग लगा दिया इन्होंने, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पूछ लिया लॉजिकल फ्लॉ क्या है आर्ग्यूमेंट में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अ डिटेक्टिव आर्ग्यूज दैट सिंस भारत हैज कंफर्म कंटिन्यूअस एलिबाई कवरिंग द एंटायर टाइम विंडो ऑफ द थेफ्ट 10:30 to 1 ही कैन नॉट बी द थीफ। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ द लॉजिक सपोर्ट्स दिस डिटेक्टिव कंक्लूजन। अब इसमें क्या दे रखा है? डिटेक्टिव का आर्ग्यूमेंट क्या है? भाई जो भरत है ना उसने कंफर्म किया कि उसका कॉन्टिन्यूअस एलिबाई क्या है, वो कहाँ पर था, वो पूरे टाइम 10:30 से 1:31 तक वो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि यार वो तो वहां पे था। तो कौन सा एविडेंस है जो इस बात को वो करता है, कंफर्म करता है? कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन, द रूल ऑफ डबल जेओपार्डी। अब देखो डबल जेओपार्डी अगर आपको पता हो 22 में दे रखा है, तो ये क्या है? डबल जेओपार्डी, नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर अ सिंगल ऑफेंस, राइट? तो ये तो नहीं हो सकता। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द एक्यूजर, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे? जो एक्यूज करता है उस पे लाई करता है। ये बात सही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सही है। हमें ये देखना है एन इवेंट रिक्वायर्स प्रेजेंस। एक इवेंट के लिए क्या जरूरी है? अगर मैंने मर्डर किया तो मेरी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए ना। अब मेरा एलिबाई है, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, उसका एलिबाई है कि भाई वो किसी डिस्टेंट रिलेटिव के यहाँ पार्टी में है। तो अगर ये ऐसा है तो कंफर्म एब्सेंस प्रूव्स इनोसेंस। तो ये बात कैसे प्रूव हो जाती है? क्योंकि भाई उसकी अब्सेंस है, वो कहीं और प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो वो इनोसेंट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ड्रॉइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्लूजन considering all the fact the code being used, the silver button and the confirm alibis, which is the most reasonable inference। यहाँ पे सबसे ज्यादा रीजनेबल इन्फ्रेंस क्या हो जाएगी? अब इसमें पहला दे रखा भरत must have had an accomplice who knew the code। अच्छा इसमें दे रखा the code being used, the silver button and the confirm value, which is the most reasonable inference। अब देखो अगर भाई हम कोड से भी जाएं तो अंजलि सस्पेक्ट, अगर हम कोड यूज करने पे जाएं तो भी अंजलि सस्पेक्ट, बटन पे भी जाएं तो भी अंजलि सस्पेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए? अंजलि इज द मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट बिकॉज द कोड वाज एंड शी हैज द डायरेक्ट लिंक टू द फिजिकल एविडेंस, द बटन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 की अगर मैं बात करूँ, असेसिंग द नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर द चित्रा टू हैव स्टोलन द मेडलिन। चित्रा के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? अब चित्रा कितने बजे वहां से निकलती है? चित्रा के लिए एलिबाई दे रखा है, तो भाई डाउनटाउन स्टूडियो से वो निकलती है 11:45, 20 मिनट का रास्ता है, कितने बजे पहुंचेगी वहां पे? 12:05 पे पहुंच जाएगी। तो उसके लिए क्या चीज हो सकती है? अगर जो थेफ्ट है ना, यहाँ पे 5 डिजिट कोड, कि अगर वो 5 डिजिट का कोड जानती है, कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? द थेफ्ट मस्ट हैव ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो बिफोर। अगर 11:45 से पहले चोरी होती तो वो सस्पेक्ट थोड़ी हो सकती, 11:45 पे तो वहां से निकलती है, एविडेंस है हमारे पास। तो द थेफ्ट मस्ट हैव अकर्ड आफ्टर शी लेफ्ट द स्टूडियो एंड बिफोर 1। अगर जो चोरी होती है उसके स्टूडियो छोड़ने के बाद और 1 बजे से पहले होती, मतलब कौन सस्पेक्ट हो जाएगा? चित्रा सस्पेक्ट हो जाएगी। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बस खत्म हो गई बात। तो ये जो पैसेज है ये तो यार क्रिटिकल रीजनिंग से भी आसान था। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा ओपन एंड शट केस नहीं होता जैसे सीआईडी देख रहे हो, आप बता देते हो यार यही है चोर। अब यहाँ पे उसका बटन भी मिला हुआ, यहाँ पे उसका कोड भी उसी को पता है। हाँ तो पता है आपको 2-3 आंसर तो ऐसे ही हो जाते। तो लेकिन हाँ ठीक है,
मैं समझता हूँ एग्जाम प्रेशर में जब कोई नई चीज़ आती है तो हम उस चीज़ को समझते हैं, वहीं पे डील करते हैं। आउट ऑफ दी एग्ज़ाम जा कर के चीज़ें सॉल्व करना अलग होता है, एग्ज़ाम में एक्चुअल प्रेशर के साथ उसको सॉल्व करना अलग होता है। लेकिन हम उसी प्रेशर की तो तैयारी करते हैं, तो ये रिमाइंडर है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ के जाते हो ना वही एग्ज़ाम में आता है, बस तरीका अलग हो जाता है और सब हल्ला करने लग जाते हैं। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस तक आ गई, लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल अलग आ गया। चलो उसके बाद ये आपका 3 पैसेज दे रखा है। इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड अ क्लोज नेट फैमिली वेयर एवरी रिलेशन कुड बी एक्सप्रेस थ्रू सिंपल सिंबल्स। फॉर इंस्टेंस व्हेन दे से a मल्टीप्लाई b मींस a इज दी, अब देखो ये यार आपका जो पैसेज है ना ये आपका ब्लड रिलेशन पे बेस्ड था, दे रखा है a मल्टीप्लाई b का मतलब क्या है, a इज दी फादर ऑफ b, a इज फादर ऑफ b, राइट। और दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है a डिवाइड b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a इज मदर ऑफ b। तीसरा आपको दे रखा है, ओहो जस्ट अ सेकेंड, राइट विल कंटिन्यू दिस थिंग। तीसरा आपको दे रखा है a प्लस बी का मतलब क्या हो जाता है, a प्लस बी का मतलब होता है a इज द डॉटर ऑफ b। a प्लस बी का मतलब हो जाता है a इज द डॉटर ऑफ b ना। और क्या दे रखा है, और आपको चौथा दे रखा है यहाँ पे a प्लस हो गया a माइनस बी ना, a माइनस बी क्या है, a इज ब्रदर ऑफ b, a इज ब्रदर ऑफ b। अब देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ये चीज़ें आप कर पाए होंगे, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। इसमें दे रखा है p प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड टी, इसमें टी पी से कैसे रिलेटेड है। अब देखो हमें पढ़ना यहाँ है, रिलेट यहाँ से करना है। ए प्लस बी का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो पी प्लस क्यू का मतलब पी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो अगर पी डॉटर है क्यू की तो क्या इस तरीके से आएगा, जो पी है वो डॉटर है क्यू की, हाँ तो इस तरीके से आएगा। माइनस साइन हम रख देते हैं फीमेल के लिए, प्लस साइन हम मेल के लिए। अब यहाँ पे दे रखा क्यू डैश आर, क्यू डैश आर का मतलब क्या है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू डैश आर का मतलब हो गया क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। अब क्यू का जेंडर हमें पता लग गया, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। और उसके बाद दे रखा आर डिवाइड टी, आर डिवाइड टी का मतलब क्या होगा, आर इज द मदर ऑफ टी। जो आर है वो क्या है, वो टी की मदर है, जो आर है वो टी की क्या है, वो टी की मदर हो जाती है। अब यहाँ पे दिया गया हाउ टी रिलेटेड टू पी। अब देखो पहले ही पता लग गया यार ये सेम लाइन में आएंगे, तो आंट नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, ग्रैंड मदर नहीं होता, नन ऑफ दीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ब्लड रिलेशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज द वाइफ ऑफ पी। जो आर है किसका मतलब है, आर इज द वाइफ ऑफ पी। चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सारे ऑप्शन हम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमने वो पूरी प्रैक्टिस पूरा होमवर्क करके हम यहाँ पे आए। तो ये दे रखा है ऑप्शन डी, इसको चेक करके मैं बता देता हूँ, बाकी सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। डैश क्यू प्लस आर। अब देखो इसमें ये ऑप्शन डी हम चेक कर रहे हैं। पी मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या होता है, पी इज द फादर ऑफ टी, तो पी इज द फादर ऑफ टी, ये कुछ ऐसा आएगा। पी का जेंडर क्या हो गया, फादर है, तो प्लस साइन आ गया। उसके बाद दे रखा है टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब क्या हो गया, टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। जो टी है वो क्या है, वो क्यू का ब्रदर है, तो टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू हो गया। और उसके आगे आपको क्या दे रखा है, उसके आगे दे रखा है क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का मतलब हो गया क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर। अब ध्यान से देखो, ये भाई बहन है, ये इनका फादर है और ये इनकी मदर है, तो ये आपस में क्या वाइफ हस्बैंड होंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी। जो आर है वो क्या है, आर जो है वो पी के लिए क्या हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे ये भी नहीं दे रखा, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा आर इज वाइफ ऑफ पी ना, ये निकालना था, आर इज दी वाइफ ऑफ पी, तो ये वाला करेक्ट हो गया ऑप्शन डी। यहीं से तो पता लगता है आर इज दी, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएगी, समझ गए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे हम कर सकते थे। तीसरा दे रखा है पी मल्टीप्लाई टी डिवाइड क्यू प्लस आर का मतलब क्या होगा। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, ये यार बार बार देखना पड़ेगा। ए इज द फादर ऑफ बी ना, तो यहाँ पे पी इज द फादर ऑफ टी, पी इज द फादर ऑफ टी आ जाएगा। हाँ ये इसका पहले वाले का मतलब क्या हो गया 16, पी मल्टीप्लाई इसका ओहो चलो हो जाती कुछ चीज़ें।
चलो दूसरा तक हो गया था, तीसरा हम डिस्कस कर रहे थे ना, तीसरा वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो गया था, ये दूसरा वाला था। अब तीसरा दे रखा था पी मल्टीप्लाई टी मतलब क्या हो गया, पी इज द फादर ऑफ टी। पी मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, पी इज द फादर ऑफ टी। पी मल्टीप्लाई टी का मतलब यही था क्या, अच्छा ये भी हटा दिया हमने, पी मल्टीप्लाई टी का मतलब पी इज द फादर ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है आर डैश क्यू, आर माइनस क्यू ना, ये वाला कर रहे थे, टी डिवाइड क्यू। टी डिवाइड क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं टी डिवाइड क्यू की बात करता हूँ, कहाँ पर दे रखा है, टी डिवाइड क्यू का मतलब हो गया टी इज द मदर ऑफ, टी इज द मदर ऑफ क्यू ना, तो टी इज द मदर ऑफ क्यू आ जाएगा यहाँ पे, टी इज द मदर ऑफ क्यू। और उसके बाद दे रखा है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे दे रखा है क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज वॉट, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर। तो अगर क्यू क्या है, डॉटर ऑफ आर है, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, तो हमें क्या दे रखा है, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, जो आर है वो पी से किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखो ये क्या हो गई, ये उसकी डॉटर हो गई, तो अगर क्यू इसकी भी डॉटर है तो ये हस्बैंड होगा, हस्बैंड होगा तो इससे कैसे रिलेटेड होगा, ये हो जाएगा सन इन लॉ, राइट। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। समझ गए कि डॉटर, जो आपकी डॉटर है उसका हस्बैंड क्या होगा, सन इन लॉ होगा, हाँ। तो ये हो जाएगा, अगर ये क्या होते, अगर ये ब्रदर सिस्टर होते तो ये मदर हो जाती, ये सन हो जाता, अदरवाइज सन इन लॉ है। अब उसके बाद दे रखा है पी डिवाइड आर डैश क्यू और मल्टीप्लाई टी। जब मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, ओहो अब फिर हमें बार बार ये देखना पड़ेगा, चलो एक बार ही लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा तो पेशेंस आप रख सकते हो, एक बार ही लिख लेते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स फादर, ए डिवाइड बी मीन्स मदर, और ए प्लस बी मीन्स डॉटर, और ए माइनस बी मीन्स क्या है, ब्रदर। फिर भी हमें देखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें देखा पी डिवाइड आर डैश क्यू मल्टीप्लाई टी, इसमें हमें निकालना है क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, पी टी से कैसे रिलेटेड है। तो पी डिवाइड आर का मतलब क्या हो जाता है, पी इज द मदर ऑफ आर, हाँ, पी डिवाइड आर का मतलब क्या हो जाता है, पी इज द मदर ऑफ आर, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब उसके बाद दे रखा आर डैश क्यू, आर डैश क्यू का मतलब क्या हो गया, आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू हो जाएगा, आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू हो गया। उसके बाद दे रखा है क्यू मल्टीप्लाई टी, क्यू मल्टीप्लाई टी का मतलब क्या होता है, क्यू इज द फादर ऑफ टी, क्यू इज वॉट, क्यू इज द फादर ऑफ टी। अब देखो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है हाउ टी रिलेटेड टू क्यू, जो टी है वो किस तरीके से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, पहला हो गया आंट, दूसरा हो गया सिस्टर, तीसरा हो गया ब्रदर, और चौथा हो गया ग्रैंड सन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आर डिवाइड क्यू प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई टी, और हमें यहाँ पे निकालना है हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, जो टी है वो किस तरीके से रिलेटेड होगा क्यू से। एक सेकेंड दीजिएगा, आर डिवाइड क्यू का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे आर डिवाइड क्यू का मतलब होता है आर इज द मदर ऑफ क्यू, आर डिवाइड क्यू का मतलब हो जाता है आर इज द मदर ऑफ क्यू। अच्छा हमने थोड़ा सा गलत बना दिया इसको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। ये ऊपर नीचे के चक्कर में थोड़ी सी गलती हमने कर दी, नोटबुक में करने में ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके पास वो चीज़ सामने दिखती है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पी डिवाइड आर ना, पी डिवाइड आर का मतलब हो गया पी इज द मदर ऑफ आर, पी इज द मदर ऑफ आर, चलो लिख लो इसको, पी इज द मदर ऑफ आर। आर डैश क्यू का मतलब क्या हो गया, आर डैश क्यू का मतलब हो जाता है आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। उसके बाद आपको दे रखा है क्यू मल्टीप्लाई टी, क्यू मल्टीप्लाई टी मीन्स क्यू इज द फादर ऑफ टी, क्यू इज द फादर ऑफ टी, ये आ जाएगा। अब इसमें दे रखा है किस तरीके से जो आर है, किस तरीके से जो पी है वो टी से रिलेटेड है, जो पी है वो क्या है, वो ग्रैंड मदर हो जाएगी, सिंपल सा दिख गया, हाँ। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे के चक्कर में हो गया, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। चलो इनके मैं आंसर बता देता हूँ, ये आप इसी तरीके से कर सकते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यार इसमें ना जेंडर नहीं पता लगता, तो यहाँ पे ब्रदर सिस्टर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो ये थोड़ा सा ऐसा था कि आप ब्रदर भी मार्क कर दो, सिस्टर भी मार्क कर दो, स्क्रैप होगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये दे रखा है, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा नेफ्यू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बार बार वो हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइम बच जाए। अगर आप तरीका सीख गए, आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ दे रखा है इससे आपको फैमिली डायग्राम बनाना है, उससे आप आंसर निकालोगे, आपको बड़ा इजीली आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो अब देखो ये ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन हो गया, कोडिंग पे क्वेश्चन हो गया, क्रिटिकल पे एक क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यार, ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा प्रेडिक्टेबल था कि यार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब सिटिंग हम कर रहे थे हम बार बार यही बोल रहे थे यार सिटिंग हो सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसके बाद पजल्स हो सकता है हमारे पास एग्जाम के लिए। तो अब पजल्स में भी हमने अरेंजमेंट वाला टाइप किया था, फ्लोर वाला टाइप किया था। हाँ, अब ये वाला जो पजल है क्या है, इट इज़ लाइक अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट ना, हम अरेंजमेंट ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें दे रखा है 4 teams are there, red, blue, green, yellow are competing in a final 4 rounds of the inter-school science Olympiad labeled round 1, round 2, round 3, round D. Each round consists of one match between 2 teams. Every team plays exactly 2 matches. No team plays the same opponent more than once. और कोई भी टीम 2 मैच नहीं खेलती एक अपोनेंट के साथ, एक ही मैच वो खेलती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हाँ, अब इसमें दे रखा है रूल 1 आपको दे रखा है ग्रीन टीम मस्ट प्ले 2 मैचेस इन दी कॉन्सेक्यूटिव राउंड्स। उसके बाद रूल 2 दे रखा है फिक्स्ड अपीयरेंस है कि वाई को बी राउंड में भी आना चाहिए। अच्छा, मतलब देखो क्या दे रखा है, इसको हमें राउंड्स में डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक हम ग्राफ बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम DI की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना लूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं एक तरफ रख लेता हूँ राउंड्स, जो राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे टीम्स रख लेता हूँ, टीम 1, टीम 2। यहाँ पे राउंड A, उसके बाद आ गया राउंड B, उसके बाद आ गया राउंड C, और उसके बाद आ गया राउंड D। और देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इन सभी जो डेटा दे रखा है इसको हमें सेट करना है इस गिवन फॉर्मेट में। तो यार यहाँ पे जब मैं रूल 1 पढ़ता हूँ, ये कहता है ग्रीन टीम मस्ट प्ले देयर 2 मैचेस इन द कॉन्सेक्यूटिव राउंड्स। जो ग्रीन और ग्रीन है ना, ये दोनों साथ साथ आने चाहिए, समझ गए बात। दूसरा हमें दे रखा है यार कि फिक्स्ड अपीयरेंस, द येलो टीम मस्ट प्ले इन द राउंड बी। अब देखो ये फिक्स वाला हो गया, इसको हटाओ, ये हमने फिक्स कर दिया, जो येलो टीम है उसको सेकंड राउंड में ही आना पड़ेगा, तो येलो हमने यहाँ पे रख दिया। अब उसके बाद दे रखा है यार द रेड टीम मस्ट प्ले अगेंस्ट द ब्लू टीम इन अ राउंड दैट इज इमीडिएटली बिफोर अ राउंड इन विच नाइदर आर और बी इज प्लेइंग। तो जो ब्लू टीम है वो रेड टीम के अगेंस्ट खेलेगी, लेकिन वो किसी भी ऐसे राउंड से पहले नहीं खेलेगी जहाँ पे रेड और ब्लू हो ऐसा। तो अब देखो यहाँ पे येलो है, यहाँ पे रेड और ब्लू नहीं आ सकता। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं रेड और ब्लू को पहली जगह रखूँ, यहाँ पे रेड और ब्लू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, ग्रीन आना पड़ेगा। चलो हम रख के देखते हैं ना, ग्रीन आ गया। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन रखूंगा तो यार ग्रीन और ग्रीन यहाँ पे आएगा, क्योंकि ग्रीन क्या दे रखा है, पहले रूल में दे रखा है कि ये दोनों साथ साथ आते हैं, ये रूल भी हमने सेटिस्फाई कर लिया। और दे रखा है कि जो रेड टीम है वो ब्लू टीम के साथ ऐसे राउंड में खेलती है जिससे पहले, जिसके नीचे, जिसके इमीडिएटली नीचे ना तो रेड है ना तो ब्लू है। तो अगर मैं यहाँ पे रेड और ब्लू को एडजस्ट कर दूँ, हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया रेड और ब्लू को। अब देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, रेड टीम मस्ट प्ले अगेंस्ट द ब्लू टीम इन अ राउंड दैट इज इमीडिएटली बिफोर अ राउंड इन विच नाइदर आर एंड बी इज नॉट प्लेइंग इन द इमीडिएटली बिलो द दिस सीक्वेंस था। तो रेड और ब्लू आ गया पहले, और ये आ गया येलो ग्रीन, और ये ग्रीन हो गया ना। अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है यार द टीम दैट प्लेज द रेड टीम इन द राउंड। जो रेड टीम के साथ जो टीम राउंड खेलती है ना यहाँ पे, इज नॉट अगेंस्ट द ब्लू टीम इन द सेम दैट प्लेज इन द राउंड डी। मतलब रेड टीम के साथ द टीम दैट प्लेज अगेंस्ट द रेड टीम इन द राउंड, जो किसी भी राउंड में रेड टीम के अगेंस्ट खेलती है ना, अगेंस्ट द ब्लू टीम, इज द सेम टीम दैट प्लेज इन द राउंड डी। अब वही टीम क्या है, राउंड डी में खेलती हुई नजर आएगी, राइट। तो मतलब इससे हमें क्या समझ आता है यार, जो रेड टीम के अगेंस्ट टीम खेलेगी वो राउंड डी में आएगी। तो अगर वो राउंड डी में आएगी मतलब रेड तो हमें रखना पड़ेगा, रेड राउंड डी में आ गया। और अगर रेड राउंड डी में आ गया, ध्यान से देखो यहाँ पे ग्रीन है, येलो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, हाँ, येलो ग्रीन तो हो नहीं सकता दूसरा कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास रह गए 3 ऑप्शन, ब्लू रेड, और ग्रीन तो ऑलरेडी है, ब्लू रेड में कोई आएगा। तो अगर देखो मैं ब्लू रेड नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लू रेड साथ साथ नहीं आ सकते। हाँ, एक टीम का एक ही मैच होगा, मोर देन वंस नहीं होगा। तो अगर ब्लू रेड हो चुका है तो ब्लू यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे किसको आना पड़ेगा, क्या यहाँ पे येलो को आना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे येलो को आना पड़ेगा तो क्या ब्लू यहाँ पर आएगा। देखो ध्यान से, अगर आप ये सीक्वेंस सेट कर पाते, आपका क्वेश्चन हो गया 90% आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप बस ये काम कर पाते, अगर बस आप ये काम कर पाते तो आपका 90% क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाता है। अब देखो ये सारे रूल्स क्या सेटिस्फाइड हैं, ऑल द रूल्स आर सेटिस्फाइड। अब ये येलो है और ये ग्रीन है। हाँ, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडरिंग द रूल 1 एंड रूल 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द राउंड कंटेन्स द ग्रीन टीम्स 2 मैचेस। कौन से 2 राउंड है जिसमें ग्रीन टीम के दोनों मैचेस होते हैं, बी और सी में होते हैं। तो बी और सी में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, राउंड बी और राउंड सी में होता है, और कोई ऐसा सिमिलर ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दे रखा है, अप्लाइंग द पोजिशनल कॉन्स्टेंट बेस्ड ऑन द ऑल द रूल्स पर्टिकुलरली रूल 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस मस्ट बी शेड्यूल्ड फॉर द राउंड ए। राउंड ए में कौन से मैचेस जाएंगे, आपको दे रखा है रेड और ब्लू, रेड और ब्लू का मैच जाएगा राउंड 1 में। उसके बाद दे रखा है, आइडेंटिफाई द ब्लू टीम्स फर्स्ट ओपोनेंट, विच ऑफ द ब्लू टीम इज द फर्स्ट ओपोनेंट इन द टूर्नामेंट। फर्स्ट ओपोनेंट ब्लू टीम का कौन है, रेड है, तो रेड हो जाएगा। अब उसके बाद दे रखा फाइंडिंग द मैच इन द राउंड सी, व्हाट इज द मैच शेड्यूल फॉर द राउंड सी। राउंड सी में किसका मैच है, ब्लू और ग्रीन का है,
तो ब्लू और ग्रीन हो जाएगा। ब्लू और ग्रीन दे रखा है, हाँ दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है। उसके बाद दे रखा है आइडेंटिफाई दी टीम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राउंड विच पेयर ऑफ द राउंड कंटेन्स मैचेस वेयर द येलो टीम डज नॉट पार्टिसिपेट। येलो टीम जिस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करती वो कौन से राउंड्स हैं? तो येलो टीम यहाँ पार्टिसिपेट करती है, यहाँ करती है, तो वो राउंड कौन से? ए और सी में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? राउंड ए और राउंड सी, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, which team does the yellow team not play against over the course of 4 rounds? Which team does the yellow team not play against over the course of 4 rounds? ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो? Which team does the yellow team not play against over the course of 4 rounds? चारों राउंड में कौन सी टीम के अगेंस्ट येलो टीम नहीं खेलती? अब देखो येलो टीम किसके अगेंस्ट खेलती है? ग्रीन के अगेंस्ट खेलती है, रेड के अगेंस्ट खेलती है, तो ब्लू टीम के अगेंस्ट नहीं खेलती ना। रेड ग्रीन हो गया, तो किसके अगेंस्ट नहीं खेलती? ब्लू टीम के अगेंस्ट नहीं खेलती। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है असेसिंग द रूल वायलेशन इफ द मैच इन द राउंड डी वाज ब्लू वर्सेस येलो। अगर राउंड डी में क्या होता है, अगर राउंड डी का जो मैच है ब्लू वर्सेस येलो होता, अगर ये ब्लू वर्सेस येलो होता, अगर हम रूल को वायलेट कर दें, यहाँ पे अगर ब्लू वर्सेस येलो होता तो क्या दे रखा है यार? दे रखा है विच ऑफ द ओरिजिनल रूल्स विल बी वायलेटेड बाय दिस शेड्यूल चेंज। कौन सा रूल है जो वायलेशन हो जाएगा? अगर हम बात करें, अगर ये क्या है नीचे लास्ट वाला वो दे रखा होता, ठीक है, तो अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से देखो, हमें देखना पड़ेगा कौन सा रूल वायलेट होता है। पहला रूल दे रखा था यार ग्रीन आफ्टर ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन का कोई रिलेवेंस नहीं है। दूसरा दे रखा है यार येलो की पोजीशन फिक्स है, तो दूसरा भी नहीं आएगा। तीसरा आपको दे रखा है, तीसरे की अगर मैं बात करूँ, तीसरा क्या इससे रिलेटेड है? तीसरा आपको दे रखा था द रेड टीम मस्ट प्ले ब्लू टीम, ये तो पहले वाले उसके लिए दे रखा है, तो तीसरा भी नहीं होगा। तो हमारे पास, आई होप आप समझ पाए कि जो ओपोनेंट लिंक वाला रूल 5 था ना, रूल 5 ही लास्ट लाइन की बात कर रहा था कि दैट प्लेज रेड टीम इन द राउंड इज नॉट बिफोर द ब्लू टीम। तो ये क्या है, अगर ब्लू यहाँ पर आएगा तो रूल 5 का क्या होगा? वायलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये जो पेपर है इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आप ये बातें समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ऑलराइट, फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यू कैन फॉलो अस। और ये एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल नहीं था, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो एग्जाम में प्रेशर होता है, बिल्कुल नई चीज़ आती है तो हम उसको नहीं समझ पाते, लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने माइंड में इस चीज़ को तैयार रखना है कि हमें एनालिटिकल पे भी उतना फोकस करना है और क्रिटिकल को भी इग्नोर नहीं करना कि इस बार क्रिटिकल नहीं आया तो हम नहीं आएगा। क्लैट इज़ नोन फॉर दीज थिंग्स, तो हमें क्रिटिकल पे भी उतनी मेहनत करनी है और एनालिटिकल पे भी उतना ही काम करना है। इस बार ब्रेड एडिशन, कोडिंग, पजल्स देखने को मिला, लास्ट ईयर सिटिंग देखने को मिला था, अगली बार आप कोई और टॉपिक देख रहे होगे, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।